ये रही पूरी रकम। मेरे पति शिवाय का नामो निशान मिट जाना चाहिए। देखिए खोल। क्या हुआ? चलती हुई गाड़ी से बंधा हुआ शिवाय भाग कैसे सकते हैं? ये लाइट अरे ये उसी भिखमंगे का है। जानते भी हो कि तुमने किया क्या है? तुम मरवा दिया मुझे। अब तुम भी नहीं बचोगे। मेरा सारा का सारा धंधा खत्म हो जाएगा। कौन है शिवाय? क्या वाकई में वो सिर्फ एक भीख मंगा है या कुछ और? क्या है उसकी असली पहचान? शिवाय कहाँ मर गया? शिवाय मॉम, सुनाई नहीं दे रहा? मॉम वो कल रात से गायब है, उसका फोन भी स्विच ऑफ है। आने दो उसे। आज उससे घर के सारे बाथरूम घुटनों के बल रेंगते हुए साफ करवाऊंगी, देखना। क्या फोन नहीं लग रहा? मॉम आज मेरी लाइफ की सबसे बड़ी डील है और वो डील पूरी तब होगी जब शिवाय डॉक्यूमेंट्स पर साइन करेगा। अगर उसने साइन नहीं किए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। नंदनी के दादाजी मुकेश बजाज ने मरने से पहले उनकी कंपनी की पावर ऑफ अटॉर्नी शिवाय के नाम कर दी थी, जिसके चलते कंपनी के हर फैसले में शिवाय के सिग्नेचर्स लगते थे। वैसे मॉम, मैंने उस शिवाय से छुटकारा पाने का प्लान तैयार कर लिया है। कैसा प्लान? ये फाइल जिस पर शिवाय को साइन करने, मैंने इसमें डिवोर्स पेपर्स भी रख दिए। शिवाय को पता भी नहीं चलेगा कि करोड़ों की डील साइन करते करते वो डिवोर्स पेपर्स भी साइन कर रहा होगा। लेकिन वो निकम्मा आखिर गया तो गया कहाँ? शिवाय अंडरवर्ल्ड के कब्जे में था और उसके सामने बैठा था हेडशॉट, अंडरवर्ल्ड का वो खूंखार सौदागर जिसका करोड़ों का ड्रग सिंडिकेट शिवाय ने तबाह किया था। हेडशॉट की आंखों में नफरत थी और शिवाय के चेहरे पर सिर्फ इंतजार। तूने मेरे ठिकानों के बारे में पुलिस को बताकर अच्छा नहीं किया शिवाय। तुझे क्या लगा था कि तू मेरी मुखबरी करके बच जाएगा? बहुत गलत इंसान से पंगा लिया है तूने शिवाय महेश्वरी। आज मैं तुझे ऐसा तोड़ूंगा कि तू अपनी मौत की भीख मांगेगा, वो भी मेरे पैरों में गिर के। माफी तो तू मांगेगा, वो भी अपनी नाक मेरे जूतों में रगड़ के। बस थोड़ी देर और रुक जा, सब पता चल जाएगा तुझे। उल्टा लटकाओ इसे। नंगा कर इसे। पता है महाकाल को विनाशक क्यों कहते हैं? जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेता है तब महाकाल का तांडव सब कुछ नष्ट करके एक नई शुरुआत करता है। और अब दुनिया देखेगी शिवाय का तांडव। अबे नंगा कर इसको। जैसे ही हेडशॉट के चेले शिवाय के बदन पर बचे हुए कपड़े उतारने के लिए आगे आए, अचानक वेयरहाउस का माहौल बदलने लगा। जय महाकाल। बॉस, ये सांप कहां से आ गया? फिर डमरू की आवाज हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट में बदलने लगी। क्या हो रहा है ये सब? कहा था ना थोड़ी देर रुक जा। ब्लैक कैट कमांडोज के लीडर कैप्टन सरताज ने जैसे ही शिवाय को लहूलुहान हालत में बंधा देखा, उसकी आंखों में आग सी भर आई। तुमने क्या जानता नहीं है वो कौन है? लेकिन हेडशॉट की अकड़ ज्यादा देर ना टिक सकी और इसके बाद सरताज ने हेडशॉट के सामने जो कहा, उसे सुनकर हेडशॉट के होश उड़ गए। क्या है शिवाय का वो राज जिसे सुनकर एक खतरनाक माफिया डॉन झुक गया घुटनों पर? क्या शिवाय का ये राज बर्बाद करेगा नंदिनी की जिंदगी? जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप। ओ फटीचर,
घर का काम ना करना पड़े, इसीलिए कल रात से गायब हो ना। ध्यान से सुनो, रोटी ना मुफ्त में नहीं मिलती। अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें कहूंगी। और खबरदार, अगर बिना पता इस घर के बाहर कदम भी रखा तो टांगे तोड़ दूंगी, समझ गए? मॉम काम डाउन मॉम। आप भी ना, कोई घर पर वापस नहीं आया और आपस शुरू हो गई। इंसान को पानी तो पूछ लेना चाहिए ना। शिवाय बेबी, कहाँ थे तुम? तुम्हें पता है मैंने कल रात से तुम्हें कितना मिस किया। कहाँ थे तुम? क्या हो नंदिनी, कुछ काम था? शिवाय, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, सिर्फ काम के लिए थोड़ी ना तुम्हें याद करूंगी, ऐसे भी तो याद कर सकती हूँ ना। शिवाय को आज नंदिनी का बर्ताव कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिस लड़की ने शादी के 3 साल बीत जाने के बाद भी कभी उसे अपने कमरे तक नहीं आने दिया, वो लड़की आज शिवाय के कंधे पर सर रखकर उसका हाल चाल पूछ रही थी। शिवाय, तुम्हें याद है कल हमारी एनिवर्सरी है? ऑफ कोर्स याद है नंदिनी। इस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ, इसका तो पूरे साल भर मैं वेट करता हूँ। और मैंने कल तुम्हारे लिए सरप्राइज भी प्लान किया। You're so sweet, शिवाय। अच्छा, मैं हमारी एनिवर्सरी पर तुमसे कोई गिफ्ट मांगूंगी तो दोगे मुझे? गिफ्ट क्या नंदिनी, तुम मुझसे मेरी जान भी मांगोगी ना तो मैं वो भी दे दूंगा। ओए मजनू की औलाद, जान वान देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेटी को जो गिफ्ट चाहिए ना, बस वही दे दो। मॉम, आप हमारे बीच में क्यों बोल रही हैं? एक मिनट बेबी। इतना बोलकर नंदिनी ने वो कागज शिवाय के सामने रख दिए और उन पर साइन करने को कहा। You have to sign this. ये किस चीज के पेपर्स है नंदिनी? बेबी, कल हमारी एनिवर्सरी है ना, तो बस उसके लिए मैंने कुछ सरप्राइज प्लान किया है। उसी की कुछ फॉर्मेलिटी के पेपर्स हैं। लेकिन नंदिनी, ऐसे कौन सा होटल वाला पेपर साइन करवाता है? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, तो पढ़ लो। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था नंदिनी। मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा है। आई एम श्योर तुमने पेपर्स पढ़े लिए होंगे। मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। तो साइन? हाँ। नंदिनी एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं 2 मिनट में आया। शिवाय, हेलो। हाँ, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ओके। नंदिनी, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाना है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, फिर साइन करता हूँ। शिवाय, लेकिन साइन तो कर दो। कहाँ जा रहे हो? अरे देखा तुमने, देखा, बिना साइन किए हुए चला गया। बड़ी मीठी मीठी बातें करी थी उससे। मॉम, बस करिए, चुप हो जाइए प्लीज। वैसे भी मेरी कंपनी डूब रही है, ऊपर से ये भिखारी है कि साइन ही नहीं कर रहा। अगले दिन शिवाय और नंदिनी की तीसरी मैरिज एनिवर्सरी थी। उसकी खुशी में शिवाय सुबह जल्दी उठकर महाकाल के दर्शन करने गया। अरे बुढ़िया, तेरे को ना समझा समझा कर थक गया हूँ मैं। यहाँ पर मेरा राज चलता है, मेरा। और यहाँ पर जितने लोग धंधा करते हैं ना, वो सब के सब मुझे हफ्ता देते हैं। और अगर तुझे भी यहाँ धंधा करना है ना, तो मुझे हफ्ता देना होगा, हफ्ता। लेकिन बेटा, मेरा तो धंधा हुआ ही नहीं, तो मैं कैसे पैसे दूं आपको? अरे मैं तुझे समझा समझा के थक चुका हूँ मैं। दुकान की महाकाल की नगरी में सिर्फ एक ही राजा का राज चलता है, खुद महाकाल का। तुम लोग पर आज यहाँ नहीं चलेगा। चल बे, हट जा, वरना जो हाल बुढ़िया किया ना, वही तेरा करूंगा। बेकार में मरेगा तू। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का।
अगर आज के बाद अम्मा को परेशान किया ना तो महादेव की कसम। नहीं भाई 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 माफ कर दो। मैं आज से ये काम छोड़ रहा हूँ भाई माफ कर दो भाई। निकल। शिवाय बेटा, अच्छा हुआ तू आज आ गया। चिंता क्यों करती हो अम्मा? महादेव है ना तुम्हारी रक्षा के लिए। अम्मा, इन लाल गुलाबों का एक खूबसूरत सा गुलदस्ता बना दो मेरे लिए। आज कोई खास दिन है? हाँ अम्मा, आज मेरी और नंदिनी की शादी की 3री सालगिरह है। लेकिन नंदिनी को इस बात की खबर है? अब मुझे पता हो या उसे, बात तो एक ही अम्मा। सालगिरह तो हम दोनों की है। प्यार अगर एक तरफा हो तो ज्यादा समय नहीं चलता बेटा। अम्मा, ऐसे प्यार की तो बात ही कुछ और होती है। एक तरफा प्यार में भले ही आप सामने वाले की दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा हो, लेकिन वो सामने वाला आपकी पूरी दुनिया बन जाता है। अगर महादेव की इच्छा रही तो जितना प्यार तू नंदिनी से करता है उतना ही प्यार नंदिनी भी तुझसे करेगी। अच्छा, अब मैं तुम दोनों के लिए प्यारा सा गुलदस्ता बनाती हूँ। थोड़ी ही देर में गुलदस्ता तैयार हो गया था, जिसे देखकर शिवाय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे वाह, अब तो उसे प्यार करना ही होगा अम्मा। आपके फूलों की खुशबू उसे मेरा दीवाना बना देगी। ये लीजिए अम्मा। नहीं नहीं बेटा, आज जो तुमने मेरे लिए किया है उसके बाद ये पैसे लूंगी मैं। अम्मा, अगर आप आज पैसे नहीं लेंगी ना तो मैं फिर आपसे कभी फूल नहीं लूंगा। शिवाय की मीठी धमकी का अम्मा के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने मुस्कुराते हुए पैसे ले लिए। शिवाय गुलदस्ता लेकर निकला अपनी रूठी हुई नंदिनी को मनाने और उसे एनिवर्सरी विश करने। हेलो, हाँ, मेरा लोन सैंक्शन क्या? मेरा लोन सैंक्शन नहीं हुआ। आपको पता है मैं कौन बात कर रही हूँ? मुकेश बजाज की पोती। मुझे अर्जेंटली फंड्स की जरूरत है और हेलो, नंदिनी की कंपनी इस समय भारी लॉस में थी। अपनी कंपनी को बचाने के लिए नंदिनी ने अगले दिन रीयूनियन पार्टी में जाकर अपने दोस्त देव से पैसों की मदद मांगने का फैसला कर लिया था। नंदिनी डार्लिंग, अगर तुम चाहो ना तो कुछ ही मिनटों में करोड़ों कमा सकती हो और अपनी डूबती हुई कंपनी को बचा सकती हो। मतलब I mean, मैं कुछ समझी नहीं। कैसे? अगर तुम कुछ वक्त के लिए मेरी हो जाओ तो मैं तुम्हें 2 करोड़ यूं ही दे सकता हूँ। और अगर और पैसे चाहिए तो क्या देव, प्लीज बताओ ना, क्या करना होगा मुझे? तुम मुझे 2 करोड़ से भी ज्यादा दे सकते हो। तुम्हें 2 करोड़ तो क्या 10 करोड़ दे सकता हूँ। 10 करोड़? What are you saying? देव प्लीज मुझे बताओ तो, करना क्या होगा? सादा कुछ नहीं, बस अपनी आज की रात तुम्हें मेरे नाम करनी होगी। इतना बोलकर जैसे ही देव ने नंदिनी का हाथ पकड़ा, वैसे ही देव की नाक पर एक जबरदस्त मुक्का पड़ा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये घटिया बात करने की? मेरी पत्नी है ये, और मेरी पत्नी मुझे कभी भी पैसों के लिए धोखा नहीं देगी। शिवाय अपनी जिस पत्नी पर भरोसा कर रहा था, उसी ने सबके सामने शिवाय के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। हाउ डेयर यू! हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ आने की? नंदिनी, तुम इन लोगों के बीच क्या कर रही हो? और शायद तुम भूल रही हो आज हमारी शादी की 3री सालगिरह है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए फूलों का खूबसूरत सा गुलदस्ता लेकर आया हूँ। गुलदस्ता माय फुट! भूलो मत कि तुम्हारी औकात क्या है। 2 कौड़ी के घर जमाई हो तुम बस। और क्या एनिवर्सरी? इन फूलों के सिवा तुमने दिया क्या है आज तक मुझे? अगर कुछ देना चाहते हो ना तो तलाक दे दो, मुझे छोड़ दो। मैं फिर नहीं रहना चाहती तुम जैसे भिखारी के साथ। दम घुटता है मेरा तुम्हारे साथ। मैं जैसी जिंदगी जीना चाहती हूँ वो मुझे देव दे सकता है। देव साहब। तभी वहां पुलिस की एंट्री हुई। दरअसल देव ने शिवाय के आते ही पुलिस को कॉल कर दिया था। बताइए, कौन परेशान कर रहा है आपको? इंस्पेक्टर के इस सवाल पर देव ने शिवाय की तरफ इशारा कर दिया। क्या भाई, बहुत ज्यादा पार्टी करने का शौक चढ़ा है, और वो भी अपनी औकात से बड़े लोगों की पार्टी में हंगामा करता है। ले चलो इसे, इसकी पार्टी तो मैं पुलिस स्टेशन में निकालूंगा। ले चलो। इंस्पेक्टर, एक बात का ध्यान रखना,
इसकी इतनी अच्छी से खातिरदारी करना कि कल ये इसके सामने मेरे जूते पर अपनी नाक रगड़कर अपनी जान की भीख मांगे। आप ये मैटर मेरे पे छोड़ दीजिए, आप बस मैडम के साथ पार्टी एंजॉय कीजिए। और हाँ, मेरा ख्याल रख लेना बस। पहुंच जाएगा। शिवाय को थाने में ले जाकर एक कुर्सी पे बिठा दिया, जहां बैठते ही उसने अपने पॉकेट से सिगरेट निकाली और लाइटर निकालकर जैसे ही उसे जलाने वाला था, तभी एक हाथ ने उस लाइटर को नीचे गिरा दिया। ये क्या तेरे बाप का घर है जो शांत से बैठ कर सिगरेट फूंक रहा है? हवलदार, इसके सारे कपड़े उतारो और बर्फ की सिल्ली पे लेटाओ, इसकी सारी अकड़ ठंडी हो जाएगी। इंस्पेक्टर ने इतना कहा ही था कि तभी उस थाने के ऊपर कई हेलीकॉप्टर्स मंडराने लगे और उनमें से ब्लैक कैट कमांडोज निकले और उन्होंने पूरे थाने को घेर लिया। आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर, आप जानते भी आपने किसे गिरफ्तार किया है? इतना बोलकर वो कमांडो शिवाय की तरफ गया और उसके नीचे गिरे लाइटर को उठाकर उसकी सिगरेट जला दी। जैसे ही इंस्पेक्टर ने शिवाय के उस लाइटर को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी टांगें कांपने लगी और वो अपने घुटनों पर आ गया और शिवाय के सामने हाथ जोड़कर बोला, मेजर महेश्वरी। आखिर क्यों उस लाइटर को देखकर डर गया था इंस्पेक्टर? क्यों वो शिवाय को बोल रहा था मेजर महेश्वरी? क्या है शिवाय और उसके उस लाइटर का राज? क्यों शिवाय को बचाने के लिए अचानक आ गए इतने सारे कमांडो? अगर शिवाय इतना बड़ा आदमी था तो क्यों वो बना हुआ था एक गरीब घर जमाई? क्या शिवाय की बीवी नंदिनी जान पाएगी उसका ये राज? अब क्या होगा आगे? 3 साल बाद सभी कमांडोज आज पहली बार शिवाय को देख रहे थे। सभी कमांडोज ने गर्व से शिवाय को सल्यूट किया। ये देखकर शिवाय भी जैसे तैसे अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उन्हें सल्यूट किया। तभी कैप्टन सरताज सामने आकर बोले, सर, हमने आपको कहां नहीं ढूंढा और आप यहां हैं। हमें कल पता चला कि आप इस हाल में हैं, इसलिए मैं सारी बटालियन को लेकर आपको लेने आया हूं। सॉरी सर, आई एम लेट। नहीं कैप्टन, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। चलो अब यहां से निकलते हैं। मुझे बजाज मैंशन ड्रॉप कर दो जल्दी। इतना सब होने के बाद भी शिवाय नंदिनी के बारे में ही सोच रहा था। उसकी आंखों में कल रात की लगाई नंदिनी की आग दहक रही थी। शिवाय को वो आग बुझानी थी जो नंदिनी से मिलने के बाद ही बुझ सकती थी। शिवाय ने सबको वहां से वापस जाने का ऑर्डर दिया। प्लाटून, फॉल बैक। यस सर। इस आवाज की गूंज से आजाद नगर पुलिस स्टेशन हिल गया और वहां के सारे अधिकारी और हवलदार शिवाय को सलाम मारे बिना रह नहीं पाए। शिवाय पुलिस स्टेशन से निकला और जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। सारे कमांडोज भी उसके पीछे भागकर गाड़ी में बैठ गए। शिवाय का ऑर्डर सुनते ही सभी गाड़ी एक के पीछे एक बजाज मैंशन चल पड़ी। तभी शिवाय के बगल में बैठे कैप्टन सरताज ने पूछा, मेजर, आप पूरी रात जेल में क्यों रहे? आपने हमें फोन क्यों नहीं किया? अपनी कद्र करना कैसे सीखता सरताज? अगर एक रात वहां नहीं बिताता तो अब सब ठीक हो जाएगा। मेरे लिए ये रात सबसे यादगार रहेगी। ये कहते हुए भी शिवाय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो अभी बाहर आ जाएगा। उसे नंदिनी से कोई उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी उसके कड़वे शब्द सोचते ही उसके बदन में सिरहन दौड़ रही थी। मेजर, मुझे आपको कुछ बताना है। आपको याद होगा हमने 5 साल पहले JNK में गैरकानूनी मामलों को लेकर कुछ शर्तों पर समझौता किया था, लेकिन अब हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वहां के गैरकानूनी संगठन ने समझौता तोड़ दिया है और हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। हमें आपकी जरूरत है मेजर, आपको वापस आना होगा। मैं वो दुनिया 3 साल पहले छोड़ चुका हूं। नाउ आई एम अ कॉमन मैन। वो पूरा का पूरा काफिला महालक्ष्मी नगर की तरफ दौड़ पड़ा। जमीन पर 10 ब्लैक SUV और ऊपर 2 हेलीकॉप्टर ऐसे लग रहे थे मानो कोई किंग का काफिला आज बजाज मैंशन की तरफ निकल पड़ा हो। उधर नंदिनी घर से निकलकर पुलिस स्टेशन के लिए यश के साथ निकल ही रही थी कि उसके घर के सामने वो सारी SUV कार आके रुकी।
आगे खड़ी कार का दरवाजा खुला और गाड़ी से शिवाय को उतरते देख नंदिनी और यश हैरान हो गए। शिवाय को वहां ड्रॉप करके वो काफिला अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। इस वक्त शिवाय की आंखों में अंगारे जल रही थी। वो तेज रफ्तार से नंदिनी के पास आया और उसने उससे पूछा, नंदिनी, क्या सच में तुम्हें वो 12 साल पहले वाला सेंट्रल स्ट्रीट का हादसा याद नहीं है? नंदिनी शिवाय को एकटक देखे जा रही थी। वो कुछ बोल पाती इससे पहले ही शिवाय ने फिर से कहा, वो किडनैपिंग, वो बर्थडे, कुछ भी याद नहीं है तुम्हें? तुम पागल हो गए हो क्या? बाहर कैसे आए तुम? किसने तुम्हारी बेल करवाई? हाँ, नंदिनी शिवाय को ऐसे देखकर शॉक थी। क्या, क्यों, कैसे? मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे जिंदगी से बहुत बड़ा सबक मिला है। कल अगर तुम मेरे साथ मिसबिहेव नहीं करती तो मैं कभी अपनी कद्र करना सीख ही नहीं पाता, खुद के बारे में कभी सोच ही नहीं पाता। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती थी। मैं तो तुम्हें जेल से छुड़वाकर तुम पर एहसान करना चाहती थी, पर नंदिनी आगे कुछ बोल पाती इससे पहले ही शिवाय ने उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे तलाक चाहिए तुमसे नंदिनी। तुम वो नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। डिवोर्स की बात सुनते ही सब शॉक्ड रह गए। शिवाय नंदिनी से तलाक चाहता था। नंदिनी का ईगो बुरी तरह हर्ट हो गया। उसने गुस्से से कहा, तुम मुझे तलाक दोगे शिवाय? मैं तुम्हारी औकात से बहुत ऊपर हूं। शिवाय के चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन नंदिनी को एक बात समझ नहीं आई। लेकिन तुम तो जेल में थे, फिर तुम्हारी बेल किसने करवाई? भले लोग थे वो जो इसे यहां घर तक छोड़ कर गए। पड़ा होगा उनके पैर ये, तब जाकर बेल मिली होगी। मजाक बनाते हुए यश ने कहा, माफ कीजिएगा, हाल फिलहाल में मैंने यही सीखा है। अब इज्जत बेचना मुझे नहीं आता। शिवाय ने यह बात नंदिनी की आंखों में आंखें डालकर कही। क्या शिवाय अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अब दुनिया से लड़ जाएगा? क्या 12 साल पुराने प्यार का अंत आज तलाक पर हो जाएगा? आखिर शिवाय है कौन और क्या राज है उसका? शिवाय के तेवर आज कुछ बदले बदले से लग रहे थे, लेकिन शिवाय की यह बात सुनकर नंदिनी का गुस्सा फूट पड़ा। तुम होते कौन हो मुझे ये सब बोलने वाले? पूरा इंदौर जानता है तुम्हारी इज्जत क्या है। बड़े आए मुझे इज्जत की बात सिखाने वाले। नंदिनी की यह बात सुनकर शिवाय अभी चुप बैठने वाला नहीं था। हाँ, मैंने अपनी इज्जत खोई है, तुम्हारे सामने, इस परिवार के सामने, यहां तक कि इस पूरे शहर के सामने। लेकिन तुम्हें कभी मेरा प्यार दिखा ही नहीं, मेरे छोटे छोटे एफर्ट्स दिखे ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है मुझे मजा आता है लोगों की गालियां सुनने में? तुम्हें सिर्फ वो दिखा जो दुनिया ने और तुम्हारी मां ने तुम्हें दिखाया। मेरा प्यार तुम कभी समझ ही नहीं पाई, महाकाल की कसम। लेकिन अब मैं खुद की नजरों में और जलील नहीं होना चाहता। ये कहते कहते शिवाय की आंखें भीग चुकी थी। शिवाय पिछले एक दिन में इतना कुछ झेल चुका था कि उसकी अंतरात्मा का दर्द उसके शरीर के दर्द से ज्यादा था। पर वो जलील लोग उसकी इस हालत के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे थे। उल्टा नंदिनी ने उसे जवाब दिया, मुझे तुम्हारा प्यार कभी चाहिए ही नहीं था। पहले दिन से मुझे तुमसे नफरत थी। पता नहीं क्या दिखा दादाजी को तुम्हारे अंदर। और क्या कहा तुमने? छोटे छोटे एफर्ट्स। लास्ट गिफ्ट तुमने मुझे एक नकली पर्ल का हार दिया था। नकली, सुन रहे हो ना? मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए, बस। जरूर मिलेगा छुटकारा। अब तो तुम्हें वो इंसान भी मिल गया है जो तुम्हें वो सब दे पाएगा जो मैंने नहीं दिया। शिवाय ने यश की तरफ इशारा करते हुए नंदिनी से कहा, तुझसे ज्यादा खुश रखूंगा। और वैसे भी मेरे स्टैंडर्ड्स हाई है। तुझ जैसे लोगों को मैं मुंह भी नहीं लगाता। और अगले हफ्ते नंदिनी का बर्थडे भी है। देखना, मैं सबसे शानदार बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा नंदिनी के लिए। तभी तीखी नोकझोंक के बीच रेखा भी वहां आ गई और नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई। भिखारियों के मुंह नहीं लगते। अब शिवाय और यश आमने सामने खड़े थे। यश खुद को अकेला पाकर हड़बड़ा गया और कुछ सोचते हुए उसने चिल्लाकर नंदिनी से कहा, ओके नंदिनी, मैं कल सुबह आता हूं। फिर जाते जाते उसने शिवाय को भी एक लुक दे ही दिया। अच्छी किस्मत वालों को ही अच्छी लड़की मिलती है। कल डिवोर्स देने के लिए तैयार है ना? कहीं अपनी बात से मुकर मत जाना। कहकर उसने अपना कॉलर ठीक किया और शिवाय के सामने से चला गया। शिवाय ने यश की बात को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया।
वो वहीं खड़ा सोचता रहा, क्या सच में पैसों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी इंसान को बदल सके? क्या आज के समय में किसी को प्यार की कदर ही नहीं रही? लेकिन शिवाय हार मानने वालों में से नहीं था। वो इन सवालों का जवाब ढूंढ कर ही रहेगा। आखिर शिवाय था तो एक खिलाड़ी ही, ना हारने वाला जाबाज खिलाड़ी। वो वहां से अपना ईवी स्कूटर लेकर लोटस लेक की तरफ निकल गया। इंदौर में स्थित लोटस लेक अपनी शांत जलधारा और सुंदर कमल के फूलों के लिए फेमस है, जो नेचर लवर्स और फोटोग्राफी के शौकीनों को अट्रैक्ट करता है। वो जब भी उदास होता तो इसी झील पर आ जाता, क्योंकि वहां का स्थिर पानी उसके मन को शांत करता था। वहां पहुंचकर उसने अपने स्कूटर की डिक्की से रूबिक्स क्यूब निकाला और ठंडी हवा लेते लेते सॉल्व करने लगा। तभी उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसे रास्ता मिल चुका था। यह वही रास्ता था जिसे वो कभी मानने को तैयार नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि नंदिनी ही वो लड़की थी जिसे उसने 12 साल पहले वादा किया था। लेकिन आज शिवाय इस रास्ते पे चलने को तैयार था। और हो भी क्यों ना, इन 3 सालों में इतनी जिल्लतें जो उसने सही थी सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए। लेकिन अब और नहीं। ये सोचते हुए उसने रूबिक्स क्यूब को सॉल्व किया, अपनी गाड़ी की डिक्की में रखा और अपनी जेब से फोन निकालकर किसी को कॉल किया। उसने इंदौर के सियागंज में एक 52 मंजिला बिल्डिंग में कॉल लगाया था। वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक थी जिसका नाम था इंडस ग्रुप। इस होल्डिंग कंपनी की कई सारी अलग अलग कंपनीज भी थी। फार्मेसी, F&B, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कंस्ट्रक्शंस, टेक्सटाइल्स, ऐसे ही कई सारे सेक्टर्स में इनका दबदबा था। मुझे दिनेश कुमार से बात करनी है। दूसरी तरफ से आवाज आई, आपका नाम सर? शिवाय महेश्वरी। सर, हाफते हुए एक 50 साल के आदमी ने यह कहा। शिवाय का नाम सुन के उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसके सिर पर पसीना चमक रहा था। तभी धीमी आवाज में शिवाय ने कहा, दिनेश जी, एक काम था आपसे। हाफते हुए ही कॉल की दूसरी तरफ से आवाज आई, बिल्कुल सर, लेकिन सर अब तक आप कहां थे? शिवाय की आवाज में अब बदलाव आ चुका था। रौबदार आवाज में उसने कहा, क्या आप मुझे ये पता लगाने में मदद कर सकते हैं कि 12 साल पहले इंदौर के सेंट्रल स्ट्रीट पर हुए किडनैपिंग मामले में शामिल वो लड़की कौन थी? क्या वो बजाज फैमिली की नंदिनी बजाज थी या कोई और थी? ये सुन के दिनेश ने पूछा, लेकिन सर 12 साल पहले के इंसिडेंट का पता लगाना मुश्किल होगा। क्या मैं जान सकता हूं कि आप नंदिनी बजाज को कैसे जानते हैं? बिना किसी हिचकिचाहट के शिवाय ने कहा, मैं कल उसे डिवोर्स देने वाला हूं। ये कहते हुए शिवाय के कंधे जो अब तक झुके झुके रहते थे वो अब उठ खड़े हुए थे। शिवाय की बातों में कॉन्फिडेंस दिख रहा था। और अपनी पुरानी लाइफ में वापस आने वाला हूं। और हां, सबको बता देना कि मैं वापस लौट आया हूं। यह सुनकर दिनेश हक्का बक्का रह गया। जैसे ही कॉल कट हुआ, दिनेश ने एक लंबी सांस ली। शिवाय से बात करके जैसे उसकी खुशी दुगनी हो गई थी। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और अपने सेक्रेटरी से कहा, कंपनी के सभी डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करो, हम एक बोर्ड मीटिंग करने जा रहे हैं और सबसे कहना हमारे बॉस लौट आए हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और साउथ एशिया की सभी कंपनीज के डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म किया गया कि इंडस ग्रुप के मालिक, कंपनी के चेयरमैन मिस्टर शिवाय महेश्वरी लौट आए हैं। दूसरी तरफ कॉल काटते ही शिवाय मन ही मन सोचने लगा, नंदिनी, मैं सच में तुम्हें रानी बना के रखता अगर तुम मेरी पूरी बात सुन लेती तो। महाकाल की कसम, तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुमने क्या खोया है। खेल तो अब शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। इस समय दुनिया के हर कोने में मौजूद इंडस ग्रुप के लोगों को मैसेजेस आने लगे थे, चाहे वो कहीं भी हो या उनकी पहचान कुछ भी हो। सभी को अपने फोन पर एक मैसेज मिला, मैसेज फ्रॉम इंडस ग्रुप, शिवाय महेश्वरी इज बैक। यह खबर देखकर हर कोई, चाहे वो कुछ भी कर रहे थे, उत्साह से उछल पड़े। जो शब्दों से परे था, चाहे किसी ने उसे देखा हो या नहीं, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि शिवाय सबका पसंदीदा था। तभी उस रूम में दिनेश का सेक्रेटरी आया। सेक्रेटरी को देखकर दिनेश झिझक उठा। तुम्हें दिखता नहीं है मैं बिजी हूं? नॉक करके आना चाहिए ना, दिस इज वेरी रॉन्ग। दिनेश का गुस्सा देखकर वो घबरा गया। सर, बजाज फैमिली का इनविटेशन था तो सोचा बता दूं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बाद में आता हूं।
बजाज फैमिली का नाम सुनते ही दिनेश के कान खड़े हो गए। क्या कहा तुमने? बजाज फैमिली? सेक्रेटरी भी चौंका। जी हाँ, नंदिनी बजाज का बर्थडे इनविटेशन है, लेकिन मैं मना कर देता हूं। यह सुनते ही दिनेश चेयर से खड़ा हो गया। बिल्कुल नहीं। एक काम करो, इनविटेशन का रिप्लाई करो कि हम बर्थडे में शामिल होंगे और एक शानदार गिफ्ट का भी इंतजाम करो। जाते जाते सेक्रेटरी ने दिनेश से आखिर पूछ ही लिया, सर क्या सच में शिवाई सर लौट आए हैं? हाँ। यह सुनते ही सेक्रेटरी चौंक गया, क्योंकि उसने शिवाई को कभी देखा नहीं था, मगर उसके बारे में ढेर सारी कहानियां सुनी थी। वो मन ही मन ये सोच के खुश होता रहा कि उसे भी शिवाई को देखने का मौका मिलेगा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह ही देखता रहेगा या कुछ काम भी करेगा? दिनेश ने डांटते हुए कहा। वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। इस हड़बड़ी में देव अंदर आया। क्या बात है, आज इतना हंगामा क्यों हो रहा है ऑफिस में? देव वही लड़का था जिसने नंदिनी को ऑफर रीयूनियन पार्टी में दिया था, और दिनेश देव का चाचा था, जिस बात से शिवाय अनजान था। लेकिन देव का हुलिया देखकर दिनेश ने ही उससे पूछ लिया, ये तेरे सिर पे चोट कैसी? क्या हुआ? देव ये जानता था कि उसके चाचा उससे ये सवाल जरूर पूछेंगे। कुछ नहीं चाचा, बस कल रात रीयूनियन पार्टी में थोड़ा झगड़ा हो गया था। यह सुन के दिनेश के भाव तुरंत बदल गए। क्या? किसने किया ये? नाम बोल उसका। इंदौर शहर में किस मायके लाल में इतनी हिम्मत हुई कि तुझ पर हाथ उठाया? देव बताना तो चाहता था, लेकिन बताता भी तो क्या कि एक निकम्मे पति से मार खाई थी। यह उसकी शान के खिलाफ था। एक लड़का और उसके कुछ दोस्त थे, अकेला होता तो बताता उसे। देव हिचकिचा रहा था। दिनेश को इस बात की भनक लग चुकी थी। क्या चाहिए बोल? देव हिचकिचाते हुए बोला। चाचा, आपके फोन में भी तो कुछ लोगों के नंबर है ना, जो मेरे लिए उसकी टांगे तोड़ सकते हैं? क्या मैं उनसे बात करके ये काम करवा सकता हूं? देव की बात सुन के दिनेश ने धीमी आवाज में उसे समझाया, तू मेरे बेटे जैसा है, इसलिए बता रहा हूं, अभी वक्त ठीक नहीं है। अगर कुछ उलट पुलट हो गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। यह सुन के देव ने अपनी बात पर थोड़ा और जोर दिया। चाचा, मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस उसके हाथ पैर तोड़वाऊंगा। चाचा प्लीज। दिनेश भी अब मना नहीं कर पाया और अपनी जेब से फोन निकालकर उसे देने लगा, पर तभी हाथ वापस खींच लिया। नाम क्या उसका? नाम तो पता नहीं, लेकिन मेरी क्लासमेट का पति है, मामूली आदमी है, ज्यादा कुछ नहीं, देव ने बताया। फिर संतुष्ट होकर दिनेश ने भी फोन उसे दे दिया। और एक आखिरी बात, अगर कुछ कांड हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर याद रखना, कोई चाचा नहीं होगा तेरा। देव ने यह बात समझने का नाटक किया और तुरंत वहां से निकल गया। रूम से बाहर निकलते ही देव की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने मन ही मन सोचा, टांग किसे तुड़वानी है? मुझे तो उसकी लाश चाहिए। इसी सोच के साथ देव ने दिनेश के फोन से ही कॉल किया। हेलो, मुझे उसकी लाश चाहिए, बदले में 20 लाख रुपए तुम्हारे। देव ने फोन कट किया और दिनेश को वापस दे दिया और खुशी के मारे वहां से निकल गया। हाँ, पुलिस से तो बच गया, अब हेडशॉट से बच के दिखा। उसको क्या मालूम था वो किससे भिड़ रहा था। अपने कर्मों से अनजान देव मुस्कुराता हुआ वहां से निकल गया। वहीं दूर ग्वालियर के राजमहल में लकड़ी के पुराने दरवाजे अचानक जोर जोर से खड़खड़ाने लगे थे और वहां के सूने गलियारे में किसी के आने की आहट महसूस होने लगी थी। आज पूर्णिमा की रात थी। आसमान में निकला पूरा चांद राजमहल पर अपनी चांदनी बिखेर रहा था। दरारों से हवा सीटियां बजाती हुई गुजर रही थी और दूर कहीं से भेड़ियों के रोने की खौफनाक आवाजें आ रही थी। वहां के 2 केयरटेकर भोला और किशन हाथों में लालटेन पकड़े कांपते हुए खड़े थे। उस खौफनाक माहौल को महसूस करते हुए भोला हकलाकर बोला, आज फिर वही रात आई है। आसमान में पूरा चांद निकला है। हाँ, बाहर चांदनी फैली हुई है, लेकिन अंदर वो अंधेरों का शैतान, राजमहल का शापित शैतान। किशन की बात पूरी होने से पहले ही दरवाजे और जोर से खड़कने लगे।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन दरवाजों को तोड़कर अभी बाहर निकल आएगा। किशन की आंखों में आंसू आ गए थे। कांपते हुए होठों से उसने कहा, कब आएगा हमारा शिवाय, वो विनाशक, हे महाकाल, कृपा करो। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और लालटेन बुझ गई। फिर एकदम से राजमहल में सन्नाटा पसर गया था। उधर शिवाय इस वक्त इंदौर के विजयनगर में एक 5 स्टार होटल में चेक इन कर रहा था। तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा था। शिवाय हड़बड़ा गया। फिर उसे लगा भ्रम हुआ होगा। शिवाय ने उस बात को इग्नोर किया और अंदर चला गया। इस वक्त शिवाय के मन में काफी सवाल थे। कहीं नंदिनी वही लड़की निकली तो? लेकिन अगर नंदिनी वही लड़की निकली तो क्या मैं उसे अपना सकूंगा? मेरी इज्जत का क्या मैं ये सही कर रहा हूं या गलत? इन्हीं सवालों से परेशान होकर शिवाय ने अपनी आंख बंद करके हाथ जोड़े। हे महाकाल, अब मैं सब आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। फिर आंखें खोलकर उसने कहा, कल मिलते हैं कोर्ट में नंदिनी बजाज। क्या संबंध थे शिवाय के ग्वालियर के राजमहल से? आखिर क्या था उस महल के दरवाजे के पीछे? क्या संबंध थे शिवाय के ग्वालियर के राजमहल के राजगुरु के साथ? एक आदमी की इतनी सारी पहचान, आखिर है कौन शिवाय महेश्वरी? और ये हेडशॉट कौन था जो शिवाय की जिंदगी में मौत का तांडव करने वाला था? अगली सुबह नंदिनी, रेखा और यश फैमिली कोर्ट जाने के लिए रेडी हो चुके थे। राजा साहब अभी भी सो रहे हैं, अभी जाकर उठाती हूं। रेखा गुस्से में शिवाय के रूम में गई, लेकिन शिवाय का कोई अता पता नहीं था। रेखा ये देखकर चौंकी, न जाने शिवाय अभी कहां था। इधर नंदिनी और रेखा ने पूरा घर छान मारा था। कहां गया ये निकम्मा? रेखा गुस्से में बड़बड़ाने लगी। कोई बात नहीं मॉम, वो आ जाएगा, चलो हम चलते हैं। नंदिनी को जैसे शिवाय की फिक्र ही नहीं थी। वो जिए या मरे उससे कोई मतलब नहीं था। मगर पिछले 3 सालों में यह पहली बार हुआ था जब शिवाय पूरी रात घर से बाहर रहा हो। यह बात रेखा को खटकी। बजाज फैमिली के टुकड़ों पर पलने वाला वो ऐसे गायब कैसे हो सकता है? तलाक का प्रॉमिस करके कहीं भाग तो नहीं गया ये आदमी? अच्छा हुआ ना मॉम, निकम्मा तो था ही, अब भगौड़ा भी बन गया। जान छूटी। अब आप कोर्ट चलो वरना देर हो जाएगी। नंदिनी ये बोलते हुए यश की गाड़ी की फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गई और तीनों कोर्ट चले गए। उधर सरस्वती नदी के घाट पर शिवाय ने प्रातः स्नान करके महाकाल के मंदिर में पूजा अर्चना की। उस जगह का माहौल अद्भुत था। ढोल और नगाड़े की आवाज से वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा थी। वहीं भक्तों के बीच शिवाय हाथ में आरती का थाल लिए मंत्रों का जाप करके महाकाल की पूजा कर रहा था और उसने अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए प्रार्थना की। महाकाल, ताकत दो मुझे सबसे लड़ने की। फिर पूजा खत्म करके उसने साष्टांग नमन किया। फिर वहीं अपने रोज के कपड़े पहने और अपनी स्कूटर लिए वहां से निकल गया। आज उसके चेहरे पर तेज था। शायद अब वो दुनिया को कुछ साबित करने वाला था। तो वहीं बजाज फैमिली के सभी लोग और यश फैमिली कोर्ट पहुंच चुके थे और शिवाय का इंतजार कर रहे थे। तभी नंदिनी अपने वकील से बात करने चली गई। फिर रेखा ने पास खड़े यश से अपने मन की बात पूछ ही ली। खुश रख पाओगे मेरी बेटी को? खुद से भी ज्यादा। वैसे भी मेरी कंपनी एक बहुत बड़ी बिजनेस डील इंडस ग्रुप के साथ करने जा रही है। फिक्र मत करिए, एक बार ये डील हो गई तो आपकी बेटी लाखों करोड़ों में खेलेगी। यश ने कॉलर चढ़ाते हुए कहा। यश की यह बात सुनकर रेखा की आंखें चमक उठी। बेटा, मन तो मेरा भी खेलकूद करने का बहुत करता है, लेकिन इस ढलती उम्र में मैं करोड़ों का बोझ नहीं उठा पाऊंगी। मैं लाखों से ही अपने मन को समझा लूंगी। क्यों नहीं? इधर आपकी बेटी मेरी हुई और उधर सब कुछ आपका हुआ। इतना सुनकर रेखा को तसल्ली हुई। अब उसे अपने फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत नहीं। दूसरी ओर शिवाय अपने वादे के मुताबिक कोर्ट पहुंचा और सीधा नंदिनी के पास गया। लेकिन इस वक्त उसके मन में एक ही उलझन थी। मैंने जिसे मौत के मुंह से खींचकर निकाला था वो नंदिनी ही थी या फिर कोई और? शिवाय ने गंभीर लहजे में नंदिनी की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, आज आखिरी बार पूछ रहा हूं नंदिनी, 12 साल पहले उस रात जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं?
अब नंदिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने चिल्लाते हुए कहा, 12 साल ये सुनते सुनते मेरे कान पक गए। अब अपनी वही पुरानी बकवास से मुझे इरिटेट करना बंद करो और अंदर चलकर चुपचाप डिवोर्स पेपर्स पर साइन करो। नंदिनी ने शिवाय को ऑर्डर दिया। अंदर पहुंचकर नंदिनी ने पेपर्स पर इतनी जल्दी साइन किए मानो उसे इसी दिन का बरसों से इंतजार रहा हो। नंदिनी, इस फटीचर से डिवोर्स लेकर तुमने बहुत अच्छा किया, यश ने कहा। चलो अब इस मनहूस से पीछा छूटा, रेखा ने मुंह बनाते हुए कहा। बजाज फैमिली के टुकड़ों पर पलने वाले, अब तेरा क्या होगा? यश ने हंसते हुए कहा। लेकिन शिवाय उसकी बात से चिढ़ा नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। शिवाय ने पेपर्स पे जैसे ही साइन किए वैसे ही बजाज फैमिली और यश वहां से चले गए। वो अब शिवाय को एक पल भी नहीं देखना चाहते थे। शिवाय कोर्ट के बाहर निकला। वो सीढ़ियों से उतर ही रहा था कि तभी कोर्ट के बाहर 20 सुपर लग्जरी कार्स आकर खड़ी हो गई। एक साथ सभी कार्स के दरवाजे खुले और देखते ही देखते बॉडीगार्ड्स की पूरी फौज वहां जमा हो गई। इस बीच एक ब्लैक कार का दरवाजा खुला, जिसमें से 70 साल के एक बुजुर्ग सिर में शाही पगड़ी बांधे बाहर निकले। शिवाय को सामने देख वो खुशी से फूले नहीं समाए और दौड़कर शिवाय को गले से लगा लिया। राजमहल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक राजा के बिना महल अधूरा है। मेरे बूढ़े कंधे अब जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठा पाएंगे। शिवाय राजगुरु को देख खुश हुआ। शिवाय ने उनके पैर छुए। राजगुरु ने शिवाय को कार में बैठाया और महल की ओर निकल पड़े। काफिले के आगे बढ़ते ही एक कार जो पहले से ही कोर्ट में मौजूद थी, काफिले का पीछा करने लगी। शिवाय मन में एक पहेली लिए अपनी पुरानी दुनिया में वापस लौट रहा था। उसका काफिला इंदौर शहर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुका था। तभी फोन बजा। कॉल इंडस ग्रुप के दिनेश सिंह का था। जैसे जैसे फोन पर बात आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे शिवाय के चेहरे के भाव भी बदलने लगे। मुझे इंडस टावर ले चलो, जल्दी, फोन काट के शिवाय ने ड्राइवर से कहा। यह सुन के राजगुरु भी परेशान हुए। क्या हुआ? तुम तो हमारे साथ ग्वालियर चल रहे थे। मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, आप जाओ, ये काम खत्म करके मैं आ जाऊंगा। राजगुरु ये सुनकर खुश नहीं थे, लेकिन अब शिवाय ने बोल दिया तो बोल दिया। फिर काफिला इंडस ग्रुप की बिल्डिंग के सामने रुका। शिवाय भागा भागा अंदर गया। वहीं पिछली शाम शहर के बीचों बीच एक सीक्रेट क्लब के बेसमेंट में, जहां सभी तरह के इलीगल काम होते थे, एक शानदार मीटिंग रखी गई थी, जिसमें अरबपति, करोड़पति, हत्यारे, शार्प शूटर्स और अंडरवर्ल्ड में नए भर्ती हुए लोग कमरे में भरे हुए थे। आज से चाहे वो ईस्ट सिटी का पार्ट हो या वेस्ट स्ट्रीट का या सर्राफा मार्केट हो, सभी को एक नाम याद रखना होगा, और वो है मेजर शिवा। अब जब मेजर वापस आ रहे हैं तो हमें सभी मतभेदों को त्याग कर उनका स्वागत करना होगा। हमें भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया था। यह ऐलान एक अधेड़ उम्र के इंसान ने किया, जो उन सभी का सुप्रीम था। एक बड़े रूम के बीचों बीच बड़ी सी कॉन्फ्रेंस टेबल रखी हुई थी। वहीं कमरे के आखिर में एक बार था, जिस पर सफेद मूंछों में एक आदमी बैठा था। सभी नए किलर्स कॉन्फ्रेंस टेबल को घेरे हुए थे और इन सभी लोगों के शरीर पर टैटू और घावों के निशान थे। मीटिंग जोरों शोरों पर थी। टेबल को बजा के सभी ने इस बात का समर्थन किया। पीछे खड़े दो नए किलर्स, डागा और तेजा, थोड़े कंफ्यूज थे। ये कौन है जिसके बारे में बातें हो रही है? तू जानता है क्या? डागा ने पूछा। तो तेजा ने कहा, ना, बिल्कुल नहीं। दोनों ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये मेजर कौन था। वो देख, बार पर हेडशॉट बैठा है, उससे पूछते। क्योंकि हेडशॉट इस बिजनेस में पुराना सूरमा था, इसीलिए उन्होंने हेडशॉट को पूछना सही समझा। हेडशॉट अपनी सफेद मूंछों को हमेशा ताव देता रहता था। उसके चेहरे पर एक बड़ा सा कट था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी। बस एक ही कमी थी, उसका कद छोटा था, मगर बातें बड़ी बड़ी करता था। और हो भी क्यों ना, जैसलमेर की मिट्टी पर जो जन्मा था, लेकिन दिल से था इंदौरी। जब डागा और तेजा उसके पास आए तो वो उन्हें घूरने लगा। हेडशॉट, तुम हमसे ज्यादा समय से यहां हो, क्या तुम जानते हो कि ये मेजर कौन है? तेजा ने उत्सुकता से पूछा। हेडशॉट ने इधर उधर देखा, हंसा और धीरे से बोला,
मां कसम मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, पर इधर के हालात वाकई बदतर हैं। तुम लोग मेजर शिवा को नहीं जानते और मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कर रहे हो। ना 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 ना, मां कसम मैं बता रही हूं, अगर ये मीटिंग नहीं चल रही होती तो तुम दोनों को जिंदा गाड़ देता। अब ये बताओ, क्या तुम लोग जानते हो कि 5 साल पहले क्या हुआ था? ये सुनकर डागा और तेजा दंग रह गए। यही तो हम जानना चाहते हैं। हेडशॉट ने उन दोनों की ओर देखा। मुझे याद है 5 साल पहले अंडरवर्ल्ड में एक सन की घोस्ट घुसा था। वो दिल का बहुत बुरा आदमी था। वो किसी को भी मार देता था, काट देता था और तो और जला भी देता था। मुझे याद है उसका एक ही सपना था, पूरे इंडिया के अंडरवर्ल्ड पे राज करना। लेकिन वो कहते हैं ना, हर कहानी में विलन को मारने के लिए हीरो का आना तो जरूरी ही होता है। और अपनी कहानी का हीरो है मेजर शिवा। यह सुनकर डागा और तेजा शॉक्ड हो गए थे। जब मेजर आए तो उन्होंने उस घोस्ट की हालत पतली कर दी। रातों रात उन्होंने उसकी बनाई अंडरवर्ल्ड की दुनिया को तबाह किया था। मुझे आज भी याद है उनके गले की वो रुद्राक्ष माला। जैसे जैसे हेडशॉट कहानी बताया जा रहा था, वैसे वैसे उसकी आंखें बड़ी होती जा रही थी। फिर क्या हुआ? तेजा ने उत्सुकता से पूछा। हेडशॉट ने बोलना जारी रखा। उन्होंने सभी को तितर बितर कर दिया था। मां कसम सच बता रही हूं, अपनी इन आंखों से उन्हें 735 प्रोफेशनल किलर्स को मारते देखा था, अकेले, बिना किसी हथियार के, अपने हाथों से। कहानी सुनाते सुनाते हेडशॉट के भाव बदलने लगे। घोस्ट की संगत में मैंने भी कई मासूमों की जान ली थी। बस फिर क्या था, मेजर ने मुझे इतना मारा और साथ ही निशान के तौर पे चेहरे पे यह कट दे दिया। बस उस दिन से मैं उनका भक्त हो गया। महाकाल का रूप है वो। उन्होंने हम जैसे बुरे लोगों के साथ भी इतना अच्छा किया। ये निशान आज भी मुझे उनकी याद दिलाता है। यह सुन के डागा और तेजा की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। चल झूठा, तुम कुछ भी कहोगे और हम उस पर यकीन कर लेंगे, डागा ने कहा। हेडशॉट ने बस उन दोनों की तरफ सिर उठाकर देखा और मंद मंद मुस्कुराया। क्या तुमने देखा उन्हें कभी? तेजा ने पूछा। हेडशॉट ने अपनी बची हुई ड्रिंक खत्म की। बेटा, शेर की दहाड़ी काफी है उसका परिचय देने के लिए। चेहरा देखा नहीं तो क्या, महसूस तो किया है। उस अंधेरी काली रात में एक अकेला शेर सभी गीदड़ों पर भारी पड़ा था। तभी हेडशॉट का फोन बजा। उसने नाम देखते ही कॉल उठा लिया। जी हुजूर, फरमाइए, क्या सेवा कर सकता हूं? लेकिन जैसे ही फोन की दूसरी ओर की आवाज सुनी तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। मैं देव बोल रहा हूं, दिनेश का भतीजा। यह सुन के उसने धीमी आवाज में कहा। मां कसम छोटे मालिक, आपकी आवाज डिट्टो मालिक जैसी है। बताओ क्या काम था? फिर फोन से आवाज आई। एक आदमी का एनकाउंटर करवाना था। हेडशॉट ने देव की बात सुन के कहा, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपका अभी कोई काम नहीं ले सकता। देव ये सुन के निराश हुआ। वो किसी भी कीमत पर यह काम करवाना चाहता था। 5 लाख में भी नहीं करोगे? हेडशॉट मुस्कुराया। मां कसम, बात पैसों की नहीं है। अभी समय ठीक नहीं है। कुछ रूल्स है जो मुझे फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन देव अपनी बात पर अड़ा हुआ था। 10 लाख भी नहीं? यह सुन के हेडशॉट के मन में भी लालच आ गया। आप समझने की कोशिश करिए। देव ने और पैसे बढ़ाए। 20 भी नहीं? लेकिन अब हेडशॉट की आवाज बदल गई थी। मां कसम, 20 में तो खुद को गोली मार लूं। जरा पता बताओ उसका और फोटो भी भेज दो। देव ने भी खुशी खुशी सब बताया। शिवाई नाम है, बजाज फैमिली का दामाद है। मैं फोटो भेजता हूं। यह कहकर देव ने फोन काट दिया। वहीं अभी इंडस टावर के मीटिंग रूम में शिवाई के अंदर का ज्वालामुखी फटने को तैयार था। उसने ग्लास उठाया। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें और तेज हो गई। उसकी पकड़ ग्लास पर कस गई। उंगलियों की जकड़ से जैसे कांच भी सहम गया हो। ग्लास सीधे मीटिंग रूम की बड़ी टीवी स्क्रीन से टकराया। कांच की दरारें एक पल में पूरी स्क्रीन पर फैल गई। टीवी का पूरा फ्रेम जोर से हिला और स्क्रीन चकनाचूर होकर हजारों टुकड़ों में बिखर गई।
एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया और अगले ही पल शिवाय ने गुस्से में पूछा, बेच दिया? वो भी एक नाइट क्लब में? एड्रेस बताओ। शहर से बाहर थंडर नाइट क्लब के अंधेरे कमरे से एक लड़की के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। बचाओ, बचाओ, मुझे इस राक्षस से बचाओ। उस आवाज में दर्द झलक रहा था। क्या सच में वो लड़की वही थी जिससे शिवाय ने 12 साल पहले वादा किया था? किसने बेचा था उसे और क्यों? उस आवाज में दर्द झलक रहा था। क्या सच में वो लड़की वही थी जिससे शिवाय ने 12 साल पहले वादा किया था? किसने बेचा था उसे और क्यों? मीटिंग रूम की शांति दिनेश ने तोड़ी। उसने उस लड़की की सारी जानकारी शिवाय को बतानी शुरू की। सर, आपके कहने पर हमने 12 साल पुराने मामले की दोबारा जांच की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि 35 साल पहले नंदिनी के पापा केशव बजाज वंदना नाम की लड़की से प्यार करते थे, लेकिन वंदना गरीब थी, इसलिए केशव के पिता रघुवीर बजाज ने जबरदस्ती उनकी शादी रेखा से करवा दी। केशव शादी के बाद भी वंदना से मिलते रहे। रेखा और वंदना एक ही वक्त पर प्रेग्नेंट थी और कोइंसिडेंटली दोनों ने एक ही दिन 28 दिसंबर को बेटियों को जन्म दिया। आज तक ये बात उस फैमिली ने सीक्रेट रखी है। ये देखिए, दोनों लड़कियों के बर्थ सर्टिफिकेट्स और ये उस दूसरी बेटी की फोटो। दिनेश एक एक करके सारे सबूत शिवाय को दिखा रहा था कि तभी शिवाय ने चौंक कर वो फोटो उठा ली। अंधा विश्वास और अंधा प्यार कितना खतरनाक होता है, आज ये बात शिवाय समझ चुका था। नंदिनी के दादाजी पर किए गए अंधे विश्वास ने ही शिवाय से उसका सब कुछ छीन लिया था। शिवाय के दिमाग में इस वक्त हजारों सवाल एक साथ चल रहे थे। नंदिनी के दादाजी ने कितनी सफाई से शिवाय को कन्विंस कर लिया था कि 12 साल पहले वो जिससे मिला था वो नंदिनी ही थी। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी काफी परेशान थी, क्योंकि जब वो कोर्ट से लौट रही थी तो उसके सामने से बहुत सारी लग्जरी कार्स निकली थी। उसे पूरा यकीन था कि उसने उन गाड़ियों में शिवाय को देखा था। मां, आई एम श्योर मैंने उन ब्लैक लग्जरी कार्स में शिवाय को देखा था। बेटा, तू भी क्या फालतू बात कर रही है? उसकी इतनी औकात कहां है कि वो इतनी महंगी गाड़ियों में बैठे? तू बस यश के बारे में सोच। उसकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट इंडस ग्रुप के साथ हो गया तो हम सब उसके पैसों पर ऐश करेंगे। नंदिनी को भी रेखा की बात सही लगी। अगर शिवाय इतना अमीर होता तो आज तलाक की नौबत ही नहीं आती। उसने अपना मूड ठीक किया और अपने कमरे में आराम करने चली गई। वैसे तो नंदिनी की शादी यश से होने वाली थी, लेकिन अगर उसे कोई और अच्छा ऑप्शन मिल गया तो वो शायद यश को भी छोड़ देगी, क्योंकि नंदिनी को बस पैसों से मतलब था। शिवाय ने फोटो देखते ही चौंक कर उसे कसकर पकड़ लिया, मानो बरसों से भटकती उसकी रूह को अचानक ठिकाना मिल गया हो। उसकी आंखें तस्वीर पर जमी थी, दिल बेकाबू धड़क रहा था। ये वही लड़की थी जिसे उसने कभी अपना सब कुछ मान लिया था। उसकी आवाज में हल्की कपकपी थी जब उसने ये पूछा, यही लड़की उस दिन मेरे साथ थी? इसका नाम क्या है? क्या यह बजाज परिवार की नाजायज बेटी है? और दोनों बहनें इतनी सिमिलर कैसे लगती हैं? शिवाय की धड़कनें अब और तेज हो चुकी थी। दिनेश ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, जी सर, ये उनकी नाजायज बेटी अवंतिका है। इसे जन्म देते ही वंदना जी की डेथ हो गई थी और नंदिनी से आपकी शादी से पहले ही दादाजी ने अवंतिका को एक हॉस्टल में भेज दिया था ताकि वो आपके सामने कभी ना आए। अवंतिका से आप 12 साल पहले चाइल्ड ट्रैफिकिंग के दौरान मिले थे, नंदिनी से नहीं। 12 साल। बस ये सुनते ही शिवाय का अतीत उसकी आंखों के सामने आ गया। वो रात जब उसने अवंतिका को गुंडों से बचाया था, वो पल जब उसने उसकी मासूम आंखों में अपना पूरा भविष्य देख लिया था, वो पहली नजर का प्यार जो दोनों को हो गया था। अगर मुझे पता होता कि वही लड़की जिसे मैंने अपनी जान से ज्यादा चाहा मुझसे इतने सालों से दूर कर दी गई थी, तो महाकाल की कसम मैं सारी हदें पार कर देता। शिवाय ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज को संभालते हुए बोला, मैंने उससे वादा किया था कि जब वो 20 साल की होगी मैं उससे शादी करूंगा। शिवाय के कानों में अभी भी अवंतिका का जवाब गूंज रहा था, आज तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बच गई। अब मैं भी महादेव से रोज प्रार्थना करूंगी कि तुम जल्द से जल्द मुझे लेने आओ। I'll wait for you.
अपने ख्यालों से बाहर निकलकर शिवाय ने खुद को संभालते हुए दिनेश से पूछा, अभी अवंतिका कहाँ है? मुझे सिर्फ इतना पता है कि आज दोपहर के बाद से अवंतिका गायब है। उसे कहीं बेचा गया है, जैसे बचपन में हुआ था। लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का अपडेट बस थोड़ी देर में आ जाना चाहिए। यह सुनकर शिवाय का खून खौल रहा था। तभी दिनेश की सेक्रेटरी ने दरवाजा नॉक किया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।